की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम में पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और उम्मीद है कि हमारे पिछले एपिसोड्स में आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर जाके। आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, SMS के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बोनस, डिविडेंड और राइट्स इशू पर, और हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी तो है ही, और साथ ही आज हमारे साथ है वे टू वेल्थ रिसर्च हेड आलोक रंजन। आप दोनों का ही स्वागत है। तो पिछले कई एपिसोड से अनिल, जैसे कि हम शब्दावली पर बात कर रहे थे, आज हमारा फोकस क्लियरली 3 चीजों पे होगा, और यहाँ पर बोनस, डिविडेंड्स और राइट्स इशू पर हम बात करेंगे। बोनस एक ऐसा लालच है या एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि शेयर होल्डर्स बहुत खुश होते हैं इस चीज से, बोनस मिलता है, जैसे कि आपको सैलरी में बोनस मिलता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें किसी कंपनी से बोनस मिल रहा है, उसका मतलब क्या होता है? कंपनी से बोनस मिलने में और सैलरी पर एम्प्लॉय को बोनस मिलने में काफी फर्क है। कभी जब आपको बोनस मिलता है ना, तब आपके बैंक अकाउंट में पैसे बहुत बढ़ते हैं, राइट। यहाँ पर एक फर्क है थोड़ा सा, पैसे बढ़ने के बजाय शेयर बढ़ते हैं, राइट। क्या मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है ऐसे में? नहीं, ओके। लेकिन बोनस क्योंकि नाम ही ऐसा है कि बड़ा अच्छा लगता है, हाँ। कैसा भी मिले। तो एम्प्लॉयज को, काम करने वाले लोगों को जो बोनस मिलता है वो वाकई में बोनस है। शेयर बाजार में जो बोनस मिलता है वो बोनस नाम के लिए बोनस है। क्योंकि क्या होता है, समझिए आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर है और कंपनी ने कहा हम 1 पर 1 बोनस देंगे, यानी हर एक शेयर पर 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिला, तो आपके 100 के बजाय कितने शेयर हो गए? 200। लेकिन होता क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट में कहीं कोई बदलाव नहीं होता कैपिटल के अलावा। क्योंकि जब कंपनी आपको बोनस दे रही है तो सिर्फ शेयर इश्यू कर रही है, आपको पैसा नहीं दे रही। तो जब तक पैसा गया नहीं कंपनी से या आपके पास आया नहीं, तब तक बदला क्या है, आपके शेयर डबल हो गए, सामने कैपिटल डबल हो गई, लेकिन कंपनी की कमाई तो वही की वही है, बिजनेस वही का वही है। तो फिर होता क्या कि शेयर के दाम हो जाते हैं आधे। ओके। अब आप ये पूछेंगे उसके बावजूद लोगों को बोनस पसंद क्यों है? बिल्कुल, मुझे फायदा क्या होगा फिर बोनस शेयर्स लेने का? पहला फायदा आपको ये कि आपके शेयर डबल हो जाएंगे। ओके। तो आपको अच्छा फील होगा, हाँ। कि मेरे शेयर डबल हो गए। लेकिन होता क्या था, पुराने जमाने में बोनस देने पर काफी रेस्ट्रिक्शंस थे पुराने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक। अच्छा। तो बोनस जनरली देता कौन है? अब जैसे किसी कंपनी में बड़ी मुश्किल से कंपनी चल रही है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मुनाफा ही नहीं कमा रहे, तो उसके एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बोनस मिलेगा, सैलरी मिल जाए तो बड़ी बात है। ठीक उसी तरह जो कंपनियां अच्छा काम कर रही है, बड़ा पैसा बना रही हैं, रिजर्व्स हैं जिनके पास, पुराना पैसा पड़ा हुआ है, वही बोनस दे सकते। तो बोनस देना कंपनी की ताकत दिखाता है। और उसमें होता है कि पहले ट्रेंड क्या होता था, जब मार्केट बड़ा मैच्योर नहीं था, जैसे ही बोनस देते ना, धीरे धीरे लोग सोचते थे कि अरे 60 वाला शेयर 1 पर 1 बोनस आया, भाव 30 हो गया, वापस धीरे धीरे 40, 45, 50, 60 हो जाता था। तो लोगों को लगता था कि बोनस के बाद भी वही भाव हो जाएगा। अब लोग मैच्योर हो गए, लेकिन फिर भी ये जरूर है कि सेंटीमेंट के लिहाज से तो बोनस मिलना अच्छा लगता है। बिल्कुल, सेंटीमेंट के लिहाज से जैसा कि अनिल जी ने कहा कि बोनस मिलना तो अच्छा लगता है, और यहाँ पर 1 पर 1 अगर आपको लगता है कि आपको बोनस दिया जा रहा है तो आपके शेयर्स के अमाउंट बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट पे तो कोई खास असर पड़ेगा नहीं। ऐसे में अगर मुझे कोई कंपनी बोनस दे रही है, बोनस शेयर्स दे रही है, मुझे मिल रहे हैं, तो क्या मुझे वो स्टॉक में रहना चाहिए लंबी अवधि के लिए ताकि मुझे फायदा हो? इसका रणनीति मेरी क्या होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि रणनीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यूएशंस को देख के इन्वेस्ट करते हैं, और वैल्यूएशंस पे कोई असर नहीं पड़ता बोनस देने का। अनिल जी ने काफी अच्छे से समझाया, लेकिन मैं अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ, एक उदाहरण देना चाहूँ, तो ये है कि जैसे आपके पास 100 का एक नोट है, उसके बदले मैंने आपको 50 के 2 नोट दे दिए, तो आपको पता है आपकी स्थिति बदली नहीं, आपका पैसा बढ़ा नहीं, आप खुश हो सकते हो। अगर एक बच्चा है तो खुश हो जाता है, पहले 1 था अभी 2 है हमारे पास, लेकिन पैसे तो आपके पास वही हैं। तो उसी तरह इसमें एक फायदा हो सकता है कि 100 के बदले अगर आपके पास 50 के 2 नोट हैं, तो आप 50 को एक बार खर्चा कर सकते हो और 50 को दूसरी बार खर्चा कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपके पास 100 शेयर हैं और 100 शेयर के बदले बोनस इशू होने के बाद अगर आपके पास 200 शेयर आ गए, तो वैल्यू तो 200 शेयर का या 100 शेयर का बराबर रहेगा, लेकिन आप चाहो तो उसमें से आधी क्वांटिटी बेच सकते हो। अच्छा। तो एक तो आप ये चीज कर सकते हो, और दूसरा क्या है कि जैसा कि अनिल जी ने बताया कि बोनस देना एक सिंबॉलिक ऐसा है कि कंपनी तैयार है एक लार्जर इक्विटी को सर्विस करने के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंपनी जब बोनस देती है तो डिविडेंड बहुत ज्यादा वो कोशिश करती है कि नहीं बदले, और बदले भी तो डिविडेंड आधा नहीं हो। जैसे मान लीजिए अगर
अगर आपने 100 के बदले 200 शेयर दे दिए तो डिविडेंड अगर कंपनी 50% दे रही है तो इस केस में शायद 35% दे दे या 30% दे दे, तो ओवरऑल डिविडेंड पेमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। तो एक ये फायदा है, और दूसरा फायदा है कि आपकी शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, आप खुश हो सकते हैं। और दूसरा, शॉर्ट टर्म में जैसे ही बोनस अनाउंसमेंट होता है उस समय थोड़ा सा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। ओके। क्योंकि लोग सोचते हैं कि बोनस आ रहा है तो थोड़ा सा शेयर में बाइंग होती है, और उसके चलते शेयर का थोड़ा भाव बढ़ जाता है, तो थोड़ा बहुत 2-4% का 5% का इंक्रीमेंटल गेन हो सकता है, दैट्स ऑल। लेकिन कुल मिला के एक बात साफ है, जैसा आलोक भी कह रहे हैं, जैसा मेरा भी मानना है कि कंपनी के कामकाज पर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता बोनस शेयर से। जैसा ये कि पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता है ना, एक सर्टिफिकेट के बजाय आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो गए, सिंपल। लेकिन हाँ, एक चीज पक्की है कविता, और वो ये कि बोनस देने से और बोनस लेने से कहीं कोई नेगेटिव नहीं है, है ना। पॉजिटिव कितना होना है वो अलग बात है, नुकसान कुछ नहीं होना। भाई अल्टीमेटली शेयर बढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, शेयर के दाम आधे भी होंगे या जितना बोनस आए उस हिसाब से एडजस्ट भी होंगे, तो कम होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्टीमेटली कुछ न कुछ फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना, और यही वजह कि लोग बोनस काफी पसंद करते हैं। और दूसरी है कि जो कंपनियां लगातार थोड़े थोड़े समय पर बोनस देती रहती है, उनके बारे में एक अच्छी धारणा रहती है लोगों की। वो ये कि इसका मतलब ये लगातार पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, और डिविडेंड देने के बाद भी जो पैसा बच रहा है रिजर्व में जा रहा है, उस रिजर्व में से आप बोनस बांट रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये कि आप सब कुछ कमाने के बाद, टैक्स भरने के बाद, डिविडेंड देने के बाद भी इतना पैसा बचा रहे हो कि अपने शेयर धारकों को कुछ न कुछ और दे सको, और कुछ न कुछ और मिलना तो हमेशा अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। लेकिन यहाँ पर भी कई तरह के बोनस होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं, और साथ ही अगर मैं सबसे पहले कम और एक्स बोनस की बात करूं तो अक्सर एक कंफ्यूजन रहती है। इनफैक्ट जो टाइप्स ऑफ बोनस होते हैं उसको लेके ही शेयर धारकों में कई तरह की कंफ्यूजन होती है। कितने तरह के बोनस होते हैं शेयर्स जो इशू किए जाते हैं? देखिए, जो कम और एक्स बोनस है, इसमें मुझे लगता है कि शेयर के मतलब बोनस का कोई प्रकार नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अगर कम बोनस है, इसका मतलब है आप जो शेयर खरीद रहे हैं उसमें आप बोनस के अधिकारी हैं, बोनस आपको मिलेगा। और अगर एक्स बोनस है तो जो आप शेयर खरीद रहे हैं उसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो कंपनी जब बोनस अनाउंस करती है तो एक डेट अनाउंस करती है जिसको हम लोग रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। तो जैसे आज मान लीजिए अगर 20 या 21 तारीख है और कंपनी अनाउंस करती है आज बोनस, तो टिपिकली कंपनी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का एक टाइम देती है कि मे बी 1 जुलाई से जो शेयर होगा वो एक्स बोनस होगा, उसके पहले शेयर कम बोनस है। अनाउंसमेंट की डेट से लेकर के और एक्स बोनस होने के पहले वो कम बोनस होता है। अच्छा। तो कम बोनस आप खरीदोगे तो शेयर आप बोनस के साथ खरीद रहे हो, और एक्स बोनस खरीद रहे हो तो आप शेयर खरीद रहे हो लेकिन आपको बोनस नहीं मिलेगा, बोनस वो किसी और को जाएगा जिसने कम बोनस खरीदा है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, किस दिन तक के शेयर होल्डर को आप बोनस देंगे ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। कि भाई आज हम तीनों एक किसी कंपनी का शेयर लेकर बैठे और वो कंपनी बोनस देने के बारे में विचार करती है, तो कोई ना कोई एक कट ऑफ डेट तो होगी ना। तो कंपनी क्या करती है, जब बोनस का ऐलान करती है तब ये कहती है कि हम एक आपको रिकॉर्ड डेट दे रहे हैं। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या? अच्छा, बोनस में 2 डेट ध्यान में रखने का, एक तो एक्स डेट, दूसरी रिकॉर्ड डेट। बोनस ही नहीं, किसी भी तरह का कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है किसी भी कंपनी के द्वारा, तो ये 2 डेट सबसे अहमियत रखती है। पहली तो रिकॉर्ड डेट और दूसरी होती है एक्स डेट। पहले एक्स डेट आती है, रिकॉर्ड डेट बाद में आती है। लेकिन पहले मैं आपको रिकॉर्ड डेट समझाऊं ताकि एक्स डेट को समझना इजी होगा। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है? एक वो पर्टिकुलर दिन जिस आदमी का नाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट में है वो शेयर होल्डर माना जाएगा उस पर्पस के लिए। समझिए, कंपनी कहती है, जैसा कि आलोक बता रहे थे, 1 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, तो जो लोग 1 जुलाई को किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, समझिए एशियन पेंट्स ने कहा कि हम बोनस देंगे, हमारी रिकॉर्ड डेट है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई के दिन जिन लोगों के पास शेयर हैं एशियन पेंट्स के, उनको बोनस मिलेगा। ये हो गई आपकी रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के ठीक पहले आती है एक्स डेट। एक्स डेट की क्या अहमियत है? जो हम कम और एक्स बोनस की बात करें ना, एक्स डेट का मतलब है कि इस डेट से शेयर में जो भी ट्रेडिंग होगी वो बोनस के बगैर होगी। ठीक है, समझिए आज एशियन पेंट्स का भाव चल रहा है 1000 रुपए, और एशियन पेंट्स कहता है कि 1 जुलाई को हमने ये डेट रखी। जनरली उस रिकॉर्ड डेट के 2 या 3 दिन पहले आपकी एक्स डेट आती है,
ताकि आप उस डेट तक खरीद सके और अपने शेयर अपने अकाउंट में रिकॉर्ड डेट तक ला सके। समझिए ये हुई 27 जून, 26 जून फॉर एग्जाम्पल। तो 26 जून तक कम बोनस ट्रेड कर रहा है, भाव है 1000 रुपए के आसपास। 27 जून को जैसे एक्स बोनस हुआ और 1:1 बोनस है सपोज, 1000 रुपए का भाव था, भाव सीधा घट कर आ जाएगा 500-510 रुपए के आसपास, आधा। जितना बोनस निकला उसकी वैल्यू घट जाएगी थोड़ा सा, जैसा आलोक कह रहे हो सकता है 1-2%, 2-3% ऊपर है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये फॉर्मूला है जिस पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप बोनस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, एक्स डेट होने के पहले खरीद लेना है। ओके, राइट, ठीक है। 26 जून तक समझिए आपने खरीद लिया शेयर, आपने पैसा दे दिया, ब्रोकर ने आपको पे आउट में शेयर भेज दिया, आपने अपने डीमेट अकाउंट में रख दिया। 1 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, 1 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर दिख रहा है। बोनस जब भी आएगा कंपनी से अगले कुछ दिनों में आता है, आपके अकाउंट में आ जाएगा, हो गया काम। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब भी आप बोनस के लिहाज से शेयर खरीद रहे हैं वैसे तो कम डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो हमने ऑलमोस्ट ये अच्छा, बोनस में एक चीज और ध्यान में रखनी जरूरी है। हम ये बात करें कि बोनस से फायदा क्या है। बोनस से फायदा क्या है? एक टैक्स के एंगल से भी लोग काफी बोनस में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब क्या होता है, आपके पास 100 शेयर है, समझिए एक पे एक बोनस आया, 200 शेयर हो गए, ठीक है। अब ये 100 शेयर समझिए आपने 5 साल 10 साल पहले कभी लिए हुए, ठीक है। आज अगर आप उन्हें बेचती हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, राइट, 0, राइट। आप वो चाहें तो वो कर सकती हैं, बाकी बचे हुए 100 शेयर को आगे होल्ड करते रहें। या कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि मुझे कुछ टैक्स प्लानिंग करनी है, मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है, उसके सामने मुझे लॉस चाहिए। तो होता है क्या कि जो उन्होंने कम बोनस शेयर खरीदे उसे वो एक्स बोनस होने के बाद बेच देते हैं, तो आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया। तो गेन्स के सामने लॉस भी काफी लोग एडजस्ट करते हैं। तो ये एक और टैक्स प्लानिंग का भी हिस्सा है, इसलिए भी लोगों को बोनस पसंद आता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर पिछले साल 2 साल के आप ट्रेंड को देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट अनिल जी ने बताया बोनस स्ट्रिपिंग बोलते हैं, बोनस स्ट्रिपिंग, इसमें बोनस का जो दूसरा पार्ट हुआ अकाउंटिंग में, उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 0 हो जाता है। राइट। तो उसके चलते पब्लिक का काफी डिमांड होता है इन्वेस्टर्स का कि कम बोनस हम खरीदें। अच्छा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो चर्चा की, जनरली एक्स बोनस, जैसे किसी कंपनी ने मान लीजिए 1:1 बोनस दिया, तो जैसे कि आपके पास 100 शेयर है और 200 हो गया, तो जो 200 का जो टोटल वैल्यू है, हमने देखा ये बोनस स्ट्रिपिंग के कॉन्सेप्ट के चलते कई बार कम होता है। राइट। तो हमने जो चर्चा की कि 1-2% या 5% का गेन होता है, पिछले साल 2 साल में आप देखेंगे इस टैक्स एंगल के चलते जनरली जिन लोगों ने जस्ट कम बोनस शेयर खरीदा बिना टैक्स बेनिफिट का दिमाग में रखे हुए, उनको एक्चुअली लॉस हुआ है। तो ये चीज इसलिए लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि जस्ट कम बोनस है और हम खरीद रहे हैं और बाद में हम बेच लेंगे। तो इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए बोनस से कुछ नहीं बदलता, शेयर की कीमत, शेयर के रेशियोज, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस पे कोई बदलाव नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट, हाँ नहीं आपकी। ये स्मार्ट लोगों का काम है। आपको बोनस से कब खुश होना है, जब आपने बहुत पहले शेयर खरीदे हैं और आपकी कंपनी बोनस दे रही, तो आपके लिए अच्छी बात है। बोनस का ऐलान होने के बाद वो रिटेल इन्वेस्टर के काम का नहीं रहता, एक तरह का छलावा है, मतलब आम इन्वेस्टर के लिए है। कि ऐसा वो सोचे कि अरे बोनस मिल रहा है, कि आपको बोनस मिल रहा है। ये बोनस का ऐलान होने के बाद तो सिर्फ जो बड़े HNI इन्वेस्टर्स जिसे हम कहते हैं ना, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिन्हें आलोक जी सर्विस करते हैं, जिन्हें राय देते हैं, उनके काम की चीज है कि किस तरह से टैक्स प्लानिंग करें, प्रॉफिट है तो लॉस कैसे ले, लॉस है तो प्रॉफिट कैसे करें, ये सब काम उनके हैं। लेकिन आम रिटेल निवेशक के लिए कुछ खास फायदे की बात नहीं है। लेकिन क्या डिविडेंड्स आपके काम की चीज है? क्या उससे आपको पैसे मिलेंगे ज्यादा, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी? इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका पहला कदम में एक बार फिर से, और अब हम बात करेंगे डिविडेंड्स की। तो आलोक जी, आप ये समझाएं कि आफ्टर ऑल बोनस और डिविडेंड्स में फर्क क्या होता है? देखिए, डिविडेंड जो हो गया, डिविडेंड जैसे जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो बेसिकली उसमें जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है वो 2 तरह से होता है। पहला जो होता है वो कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं और दूसरा थ्रू डिविडेंड। तो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ जैसे कि कोई शेयर आपने 50 रुपए में खरीदा और उसका रेट 1 साल में मान लीजिए 50 वाला बढ़ के 60 हो गया, तो आपको 10 रुपया जो मिला और आपने 60 रुपए पे शेयर को बेच दिया, तो ये जो 10 रुपया हुआ ये कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। आपने 50 रुपये डाले शेयर में और आपको 60 रुपया मिला, तो 20% का आपको
गेन हुआ, तो इसको हम लोग कैपिटल एप्रिसिएशन करते हैं। दूसरा क्या है कि एप्रिसिएशन थ्रू डिविडेंड। तो डिविडेंड में होता है कि कंपनी जब भी कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी साइड में कर देती है शेयर होल्डर्स के लिए। राइट। तो शेयर होल्डर्स को जो पैसा कंपनी वापस करती है, प्रॉफिट का जो हिस्सा, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके। तो डिविडेंड के थ्रू जो पैसा मिलता है शेयर होल्डर्स को, अगर वो राशि 10 लाख से कम हो तो वो टैक्स फ्री होता है। तो एक तो डिविडेंड में क्या है कि आपको हर साल आपका कैश फ्लो बना रहता है, डिविडेंड के थ्रू जो पैसा मिला आपको थोड़ा, आपकी थोड़ी कमाई हो गई। और दूसरी अच्छी बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली अगर डिविडेंड अमाउंट एक शेयर में 10 लाख से कम हो तो वो टैक्स फ्री भी होता है। जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जिनमें 5%, 6% भी डिविडेंड यील्ड मिलता है, तो 5 या 6% टैक्स फ्री रिटर्न अगर आपको साल में मिल रहा है, उसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन का भी आपको संभावना है, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। राइट, राइट। तो इसलिए डिविडेंड इंपॉर्टेंट है काफी। ओके। डिटेल में अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो कंपनी कब कब डिविडेंड देती है, जब वो प्रॉफिट कमाती है या जब हम देखते हैं कि जिस भी तरह के नतीजे आते हैं तो कुछ ऐलान भी होता है, तो ये क्वार्टरली डिविडेंड दिए जाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है इसका? देखिए, डिविडेंड और बोनस का सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है कि डिविडेंड जब आपको मिलता है तो आपको वाकई में पैसा मिलता है। ओके। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। और बोनस जब आपको मिलता है सिर्फ शेयर आते हैं। ठीक है। डिविडेंड मिलने पर आपके शेयर की भाव डिविडेंड के अमाउंट से कम हो सकती है। जब भी वो एक्स डिविडेंड होता है, वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड कैसे होता है। लेकिन ये बात सही है कि आपको कुछ न कुछ कमाई हो रही है। ठीक है। अब आपने पूछा कि डिविडेंड कब दिया जाता है। डिविडेंड आपको बोनस देना है एज ए कंपनी, तो आपको क्या करना है? खाली एक बुक एंट्री करनी, कैपिटल बढ़ाई, बोनस दे दिया। डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास बैंक अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। राइट। पैसा है तो ही आप डिविडेंड बांट पाएंगे। तो सबसे पहली जरूरत क्या है? डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास पैसा। पैसा कब होगा? जब कंपनी मुनाफा कमा रही। तो जनरली लॉस मेकिंग कंपनियां कभी डिविडेंड नहीं देती। ठीक है। अब डिविडेंड कब कब देना चाहिए? हर कंपनी अपनी अलग पॉलिसी बना सकती है। और जनरली जो अच्छी कंपनियां हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से जो बढ़िया कंपनियां हैं, अपनी पॉलिसी सामने रखती है। अब तो सेबी सरकार भी ये करने जा रही है और शायद कंपल्सरी भी कर दे कि हर कंपनी को अपनी डिविडेंड पॉलिसी बताना जरूरी है कि हम कब कब कैसे डिविडेंड देना चाहते हैं। अच्छा, डिविडेंड कब देना है, कितना देना है, ये पूरी तरह से कंपनी के मैनेजमेंट पर डिसाइड करता है। अच्छा। उनके प्रोमोटर्स पर डिसाइड करता है वो कैसे करना चाहते हैं। इसमें तो कहीं कोई भी हो सकता है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन कानून नहीं कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। ओके। या नहीं देंगे, ज्यादा देंगे, कम देंगे। तो ऐसे में जिन कंपनियों की कमाई सुनिश्चित है, उन्हें पता है कि हम तिमाही दर कमाते हैं, इतना तो कमाते ही हैं, वो क्वार्टरली डिविडेंड देते हैं। कुछ कंपनियां 6 महीने में एक बार देती है, ज्यादातर कंपनियां साल में एक बार देती है। जो कंपनियां साल में एक बार देती है उन्हें लगता है कि ये साल हमारा अच्छा जा रहा है, समझिए। और हमें पता है कि साल के अंत में हम जितना डिविडेंड देते हैं तो वो तो देंगी, लेकिन बहुत बढ़िया कमाई हो रही है, अच्छा सीजन है, तो कई बार कंपनियां साल के बीच में भी डिविडेंड दे देती है। उस डिविडेंड को कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। राइट। यानी कि साल के बीच में दे दिया। एक डिविडेंड आता है स्पेशल डिविडेंड। अब स्पेशल डिविडेंड मतलब कुछ तो स्पेशल होगा। क्या स्पेशल हो सकता है? किसी कंपनी के चेयरमैन की 50वीं बर्थडे है, 100वीं बर्थडे है, कंपनी को 50 साल हो गए, है ना। या फिर किसी कंपनी ने कोई बड़ा कारोबार बेचा और बड़ा पैसा आया कंपनी के पास, कैश है, तो कंपनी सोचती है कि हमने कारोबार बेचा है, अच्छा पैसा बनाया है, तो थोड़ा शेयर होल्डर्स को भी दिया जाए, तो वो स्पेशल डिविडेंड भी होते हैं। एक एनुअल डिविडेंड होता है जिसे सालाना डिविडेंड के नाम पर हो या आमतौर पर डिविडेंड के नाम पे जानते हैं। कोई ब्रैकेट होता है कि इतने से इतने में ही आपको डिविडेंड दिया जाएगा कंपनियों की तरफ से, या कंपनी जितना भी देना चाहती है वो दे सकती है? प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं दे सकती जनरली, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। कई बार ऐसे एग्जांपल्स हैं कि कंपनी ने अपने रिजर्व से डिविडेंड दिया है। उस साल कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया है, लेकिन पहले का पैसा उनके पास इकट्ठा पड़ा है, तो वो एक्सेप्शनल केस है। कुछ बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और उनका स्टेटेड डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है, तो उन लोगों ने रिजर्व से भी डिविडेंड दिया है। और बाकी ऐसा कोई पॉलिसी जब तक कंपनी ने बनाया नहीं है, तब तक कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मीटिंग करता है और उसमें डिसाइड करता है कि इतना पैसा हमारे पास सरप्लस है और इसका इतना हिस्सा हम आराम से शेयर होल्डर्स को वापस कर सकते हैं। इसमें एक चीज है कि टिपिकली डिविडेंड के बारे में जो व्यू है लोगों का, वो थोड़ा मिक्स टाइप का होता है। कई बार डिविडेंड का मतलब ये भी समझा जाता है कि कंपनी के पास शायद फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की कमी है, कंपनी के पास जो पैसे बचे हैं
उसको शायद कंपनी मीनिंगफुली इन्वेस्ट करके रिटर्न नहीं कमा सकती। अच्छा, जैसे एक उदाहरण है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जब पहली बार डिविडेंड दिया था तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर प्राइस काफी गिरा था क्योंकि लगातार कंपनी ग्रो कर रही थी। हाँ। और लोगों ने ये सोचा कि अब डिविडेंड दे रहे हैं मतलब इनको पता नहीं है पैसा कहाँ पे डिप्लॉय करना है मीनिंगफुली। ओके, तो उसके चलते प्राइस गिरा। और जैसे कई बार देखिए आप देखिए ये बात सही है। और इन्फोसिस, अब आप इन्फोसिस को बहुत अच्छी कंपनी मानते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से भी, लेकिन कई सालों तक इन्फोसिस ने कभी डिविडेंड दिया ही नहीं क्योंकि जितना पैसा वो कमाते थे वो पैसा कहीं न कहीं उनके एक्सपांशन में काम आ जाता था, एक्विजिशन में काम आ जाता था। तो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब देखिए एक चीज बहुत क्लियर है, डिविडेंड नहीं देने वाली कंपनियां सारी खराब है ऐसा नहीं है। डिविडेंड देने वाली सारी कंपनियां अच्छी है ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, तो वो सब्जेक्टिव मैटर है। पर कहीं आपको क्या देखना है, कंपनी की छवि तो फ्रेम हो जाती है ना, वो कैसे देखना है वो सबसे बड़ी बात है। तो वो मैं कैसे देखता हूँ, मैं बैलेंस शीट उठाता हूँ, पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ। क्या ये पिछले 5 साल 7 साल 10 साल में कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है? तो ये कंपनी की कंसिस्टेंसी दिखाता है। अच्छा, कि लगातार डिविडेंड देने की ताकत। अगर कंपनी घाटे में भी नहीं है, मुनाफा कर रही है और साथ में डिविडेंड भी दे रही है, जो आलोक कह रहे हैं वो बात सही है कि कई बार रिजर्व में से दिए जाते हैं, लेकिन रिजर्व में से कब तक देंगे आप? हाँ, वो बात एक बार 2 बार एक्सेप्शन के तौर पर। अगर लगता है कि अगले साल हम प्रॉफिट कमाएंगे, इस साल किसी कारण से लॉस हुआ और आपकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, फिर आप दे सकते हो। तो इसका मतलब ये कि जो लगातार डिविडेंड दे रहे हैं उसमें मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, 1-8 साल भले ही उन्होंने रिजर्व में से दे दिया, कोई बात नहीं, अगले साल फिर देंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, शेयर होल्डर को क्या कमाई है? अगर मैं किसी शेयर में पैसा लगाता हूँ तो मेरे तो ये तो 2 ही तरह से कमाई है, या तो मुझे डिविडेंड मिले, जो कि एक तरह से आप कभी कभी है ना ब्याज से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि ब्याज और डिविडेंड अलग अलग चीजें हैं, काफी अलग चीजें, लेकिन जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में ब्याज आता है, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं डिविडेंड आता है। दूसरा तरीका क्या है, एफडी में आपके पैसे बढ़ते नहीं, लेकिन शेयर में बढ़ या घट सकते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको कहा। तो अब है क्या, मैं क्या चाहता हूं कि भले ही मेरा शेयर बढ़ेगा घटेगा, ये तो 50 चीजों पर निर्भर करता है। मार्केट कैसा चल रहा है, ग्लोबल क्या है, सेक्टर का क्या हाल है, सब गिरते हैं तो मतलब मार्केट गिरा तो सब गिरते हैं, लेकिन मार्केट का गिरना ये तो नहीं कि कंपनी का बिजनेस खराब हो जाएगा। तो मैं क्या देखता हूं, समय शेयर बाजार का अच्छा है या खराब है, मेरी कंपनी लगातार डिविडेंड देती रहे। और इसीलिए कई बार हम ये सोचते हैं कि डिविडेंड यील्ड वाले शेयर खरीदे जाए, अच्छे डिविडेंड वाले शेयर। उससे क्या होता है, समझिए किसी शेयर का भाव 100 रुपए है और कंपनी ने कहा कि हम प्रति शेयर 5 रुपए डिविडेंड दे रहे हैं साल का, यानी कि आपकी डिविडेंड यील्ड हो गई 5%। और अमूमन डिविडेंड आपका 10 लाख से नीचे टैक्स फ्री है। ठीक है, तो आपके लिए 5% की टैक्स फ्री इनकम आना विद द स्कोप ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, कि अगर अच्छा वक्त आया, शेयर बाजार चला, तो कैपिटल भी बनेगी और डिविडेंड की 5% की टैक्स फ्री यील्ड बहुत आकर्षक है, बहुत आकर्षक। ये तो हम तो 2% आलोक, मेरे ख्याल से बाहर के मार्केट में तो 1.5-2% अगर डिविडेंड यील्ड मिल जाए तो लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 1% से कम है कई जगह, जैसे जापान में या यूएस में, यूरोप में आप देखेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 1% से कम है, वहाँ पे अगर आपको 1.5-2% की कमाई मिल रही है और टैक्स फ्री हो तो फिर आपके क्या कहने हैं। दूसरा एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि इवन हमारे देश में जैसे अगर आप फिक्स डिपोजिट करती हैं तो 7-8% आपको मिलता है, लेकिन वो टैक्सेबल होता है। और अगर आप टॉप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आपको 8% या 7% फिक्स डिपोजिट में मिल रहा है, तो 1/3 तो उसका आपका टैक्स में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके हाथ में टैक्स फ्री पैसा जो टैक्स देने के बाद जो है वो 5% आता है। यहाँ पे आपको 5% भी मिल रहा है और साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन की अच्छी संभावना भी है। हाँ, लेकिन फर्क इतना ही कि यहाँ कैपिटल कम भी हो सकती है, एफडी में कम नहीं होते। लेकिन यहाँ भी 2 टर्म जो हम बात कर रहे थे, बोनस में कम और एक्स डिविडेंड की बात करते हैं। सिंपल है वही, अगर आपको बोनस का एक्स और कम समझ में आ गया तो डिविडेंड का भी समझ में आ जाएगा। और वो सिंपल ये कि एक पर्टिकुलर डेट तक शेयर कम डिविडेंड ट्रेड होता है। सिर्फ समझिए कि भाई 26 जून तक कम डिविडेंड है। समझिए किसी कंपनी का भाव चल रहा है 200 रुपए, उन्होंने 4 रुपए डिविडेंड ऐलान किया है, 26 जून एक्स डेट है, तो 25 जून तक अगर आपने ट्रेड किया, 26 जून एक्स डेट है, हाँ, तो 25 जून तक आपने जो भी ट्रेड किया उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा। 26 जून को क्या होता है, एक्सचेंज जितना डिविडेंड का अमाउंट है पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से शेयर का भाव एडजस्ट कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे ट्रेड होना शुरू होता है। ठीक है, लेकिन ये भाव के एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में होते हैं।
वायदा कारोबार में नहीं। तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को इसलिए हम कहते हैं कि आपको तो ज्यादा स्किल्ड होना जरूरी है, ज्यादा मार्केट समझना जरूरी है, ज्यादा नॉलेज रखना जरूरी है। तो वायदा कारोबार में क्या होता है, सीरीज की शुरुआत से ही वायदा कारोबार के ट्रेडर्स अंदाज लगाते हैं, अच्छा इस महीने हीरो मोटोकॉर्प में कितना डिविडेंड आने वाला है, इस महीने आएगा या अगले महीने आएगा, कम कब होगा, एक्स कब होगा, फिर उस हिसाब से इसका फ्यूचर कैश मार्केट के मुकाबले में कितना नीचे ट्रेड करना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें वायदा कारोबार में होती है। लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जिस दिन एक्स डेट है उसके पहले पहले तक अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उसके पहले पहले शेयर आपके अकाउंट में आ गए, आपके डीमेट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो ये दोनों डेट पर आप जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल, और यहाँ पर डिविडेंड देने वाली कंपनियों को हमें ट्रैक रखना चाहिए और उसी में ही निवेश करना चाहिए, ऐसी कोई रणनीति मैं बना सकती हूँ? देखिए, अल्टीमेटली जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आपको दो तरह से होता है। तो आपको बेसिकली अंदाजा ये लगाना होता है कि ओवरऑल साल के लास्ट में आप कितना कमाएंगे, या 5 साल के बाद में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, टोटल कमाई कितनी होनी है। कई ऐसी कंपनीज हैं जो डिविडेंड नहीं देती, लेकिन उसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन से काफी अच्छा पैसा बनता है। कई कंपनीज हैं कि डिविडेंड देती हैं, लेकिन जैसा कि अनिल जी ने बताया, कैपिटल एप्रिसिएशन के बदले उनमें कैपिटल डिप्रिसिएट कर जाता है। तो अल्टीमेटली आपको दोनों चीज मिला जुला करके आपको एक आउटलुक, अपना व्यू बनाना पड़ेगा और तब आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये कहना कि सिर्फ डिविडेंड के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, श्योरिटी भी नहीं होती है कि इस साल डिविडेंड दे रहे हैं, अगले साल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, और डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं, क्योंकि अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ही बताया जाता है कि कैश इज किंग एंड प्रॉफिट इज फिक्शन। प्रॉफिट कई बार जो होता है वो असल में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक बुक एंट्री होता है। लेकिन जो कैश फ्लो होता है, और डिविडेंड आप तभी दे सकते हैं अगर आपके पास सही में कैश एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पैसा आपको देना पड़ता है। तो डिविडेंड एक ये भी दिखाता है कि इस कंपनी के पास सही में पैसा है, क्योंकि जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में काफी कई जगह खराब होता है और उसके इश्यूज होते हैं, तो उस केस में डिविडेंड देना इस बात का सूचक है कि कंपनी सही में अच्छा कर रही है, एंड द मनी रियली एग्जिस्ट देयर, देन ओनली दे आर गिविंग डिविडेंड। तो सिंपल ये है कविता जी कि जो कंपनियां अच्छे फंडामेंटल वाली हैं, बिल्कुल मजबूत है और साथ में डिविडेंड देती है, तो जिसे आप कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा, या इंग्लिश में ब्यूटी विद द ब्रेन्स। तो ये आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट है किसी कंपनी में निवेश करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने बोनस पे बात कर ली, डिविडेंड में बात कर ली, लेकिन राइट्स इशू का मतलब क्या होता है ये समझेंगे इस ब्रेक के बाद। पहला कदम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं राइट्स इशू की। तो अनिल जी, यहाँ पर कंपनी का जो फंड रेज करने का तरीका होता है उसमें से एक राइट्स इशू भी शामिल है। राइट्स का मतलब जैसा हिंदी में हक, अधिकार। तो राइट्स इशू मतलब जो शेयर होल्डर है किसी कंपनी के पहले से, उनका अधिकार है। राइट। कि वो चाहें तो कंपनी को अगर और पैसे की जरूरत है तो पहले वो दें पैसा, बजाय कंपनी किसी और से ले। इसको कहते हैं राइट्स इशू। यानी एक कंपनी है, उसने शेयर इशू किए थे कभी, शेयर बाजार में लिस्टेड है, रोज ट्रेड होता है, कंपनी को अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए, कोई भी कारोबार के लिए और पैसे की जरूरत है। राइट। तो कंपनी क्या कर सकती है, जो कहते हैं ना एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आता है, वो लेकर आएगी, या कई बार क्यूआईपी, जो बड़े इन्वेस्टर्स उनको शेयर इशू किए जाते हैं। लेकिन एक पॉपुलर तरीका है जो शेयर होल्डर्स को पसंद आता है, पुराना तरीका है, वो ये कि राइट्स इशू लाया जाए। ओके, क्यों ये पॉपुलर और सबसे फेवरेट तरीका है? क्योंकि राइट्स इशू में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उन्हें ही अधिकार मिलता है कि वो और शेयर पहले ले सकते हैं दूसरों के मुकाबले में। ओके। समझिए आपके पास किसी कंपनी के 500 शेयर हैं, आप काफी समय से होल्ड कर रही हैं। जब कंपनी कहती है कि हम राइट्स इशू लेकर आएंगे, तो कंपनी ये कहती है कि पहला हक आपके पास है। राइट। आप खरीदना चाहें खरीदें, आप नहीं खरीदेंगी तो फिर हम आलोक जी को या अनिल जी को पूछेंगे कि भाई आप लोग लेना चाहते हैं क्या कोई दूसरे। तो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं
उन्हें ऑफर किया जाता है। ओके। और वो ऑफर बड़े आकर्षक लेवल पर किया जाता है, इसलिए राइट्स इशू में बड़ा आ रही थी कि यहाँ पे किस लेवल पे ये ऑफर किए जाते हैं। देखिए, जैसा कि अनिल जी ने बताया, अधिकार ये तभी होगा जबकि आपको कुछ फायदा हो, अगर नुकसान हो तो फिर अधिकार की बात करें। बिल्कुल। तो अधिकार का मतलब यही है कि आपको कुछ फायदा होना चाहिए, और फायदा तभी होगा अगर ये अधिकार आपको शेयर खरीदने का एग्जिस्टिंग मार्केट रेट से कम रेट पे दिया जाए। तो जैसे कंपनी का शेयर प्राइस मान लीजिए 60 रुपए मार्केट में चल रहा है, तो जनरली राइट इशू जो आएगा वो 45 रुपए पे, 40 रुपए पे ऐसे आना चाहिए। राइट। अब 50 रुपए पे भी आए, 55 रुपए भी आए तो भी थोड़ा फायदा होता है, लेकिन कई बार इक्विटी डाइल्यूशन के चलते वो ओवरऑल फायदा नहीं निकल पाता है, क्योंकि राइट इशू खत्म होने के बाद शेयर थोड़ा नीचे कोट होने लगता है। हाँ। और अल्टीमेटली आपको लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी राइट इशू में शेयर खरीद के। तो जनरली मार्केट प्राइस से राइट इशू के प्राइस का इतना डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि एक्स राइट होने के बाद जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लगे कि हमें 2-4 रुपए कम से कम 5-10% का कमाने को मिला, तभी वो एक्सरसाइज करते हैं। अदरवाइज राइट इशू अगर मार्केट प्राइस के आसपास अगर रखा जाए तो जनरली राइट जो होल्डर्स हैं वो रिलिंक्विश कर देते हैं और वो अप्लाई नहीं करते हैं। और उसमें सिंपल भी है, सस्ता देने में हर्ज क्या है? अपने लोगों के पास, आप ही के लोगों के पास जा रहे हैं ना। राइट। देखिए, सिंपल है, किसी भी कंपनी की शेयर होल्डिंग है 100%, 60% प्रमोटर के पास है, 40% दूसरे लोगों के पास। अब राइट्स इश्यू में क्या होता है कि समझिए कि राइट्स का रेशियो है कि 1:5, यानी कि हर एक 5 शेयर पर 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कंपनी को 20% इक्विटी और बढ़ानी है, तो जिनके पास 100 शेयर है उनको 20 शेयर और मिलेंगे। जैसा भाव आलोक ने कहा 60 रुपए, अब आप उसको किसी भी भाव में दें, सब शेयर होल्डर्स को उनके पास जितने शेयर है उस मुकाबले में बराबर फायदा हो रहा है। राइट। है ना। तो फिर शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि आप क्यों ज्यादा पैसा ले रहे हैं, अच्छे डिस्काउंट पे दीजिए ना। अच्छा, दूसरा ये राइट्स इश्यू में भी होता है, क्या कविता, जिन प्रमोटर्स के पास अच्छा पैसा है वो जो राइट्स में लगाना चाहते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स के पास तो ज्यादा इक्विटी होती है, तो फिर वो सस्ती रखते हैं उसे, ताकि उन्हें भी तो सस्ते दाम पर शेयर मिल रहा है अपनी कंपनी का। तो अल्टीमेटली राइट्स इश्यू में अच्छा खासा डिस्काउंट होता है, होना चाहिए, तभी उसका मजा है। ओके। तो 60 रुपए का शेयर है और 30 रुपए में मिले तो हर इन्वेस्टर लगाना चाहेगा, और अगर यही आप 50-55 रुपए में देंगे तो बोलेंगे कुछ खास बचा नहीं है। और क्योंकि जैसा आलोक कह रहे हैं कि राइट्स इश्यू खत्म होने के बाद वो शेयर का भाव एडजस्ट हो जाता है। राइट। तो ऐसे में राइट्स इश्यू सस्ते दाम पर दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, समझिए आप किसी कंपनी की शेयर होल्डर है, राइट्स इश्यू आपको दिया जा रहा है, 60 रुपए का भाव है, 30 में दिया जा रहा है, आपको पता है 30 में आकर्षक है, राइट्स इश्यू खत्म होने के बाद भाव मुझे पैसा भी मिलेगा, बढ़ेगा भी, लेकिन दिक्कत ये कि आपको पैसा लगाने के लिए पैसे हैं नहीं। ओके। ठीक है। अब राइट्स इश्यू खरीदने के लिए पैसा तो लगेगा ना। राइट। एज एन इन्वेस्टर आप अप्लाई करेंगी, एप्लीकेशन देंगी, पैसा ट्रांसफर करेंगी, तभी तो शेयर मिलेगा। अब आपके पास नहीं है तो उसका एक ऑप्शन है, भाई हक तो आपका है, सिर्फ पैसा नहीं होने की वजह से ये हक क्यों जाना चाहिए। तो ये राइट्स ट्रांसफरेबल होता है। ओके। आप चाहें, आलोक जी कहेंगे, सोचते हैं कि अच्छा 30 वाला शेयर है, 40-45 तो हो ही जाएगा, तो मैं क्यों नहीं ये राइट्स 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए में कविता जी से खरीद लूं। तो ये राइट्स ट्रेडेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, और आपका राइट्स इशू कोई दूसरा इन्वेस्टर भी भर सकता है, उसमें अप्लाई कर सकता है, बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। और ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं राइट्स इशू के, जिसे रिलिंक्विश कहते हैं, कि आपने राइट किसी दूसरे के नाम पर दे दिया। तो कुल मिलाकर कंपनी का इरादा क्या है, जो हमारे मौजूदा शेयर धारक हैं, जब हम नया कैपिटल ला रहे हैं, नए शेयर इशू कर रहे हैं, उन्हें फायदा पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में कोई खास औपचारिक प्रक्रिया भी होती है जो कंपनी को करनी पड़ती है कि इस बात की घोषणा करे कि वो पैसे क्यों जुटा रही है, फंड क्यों रेज कर रही है, या किसी तरह के अप्रूवल्स भी इनको मार्केट रेगुलेटर से लेने होते हैं राइट्स इशू लाने के लिए, कुछ इस तरह की चीजें? देखिए, सबसे पहले राइट इशू के लिए जैसे आप शेयर होल्डर से एडिशनल पैसा मांग रहे हैं और साथ में आप इक्विटी का साइज भी बढ़ा रहे हैं, इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और उनको डिसाइड करना होता है। और सबसे बात कि आपने जो बोला, एक कारण होना चाहिए। आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो जैसे कि राइट्स इशू में आप
शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं, डिविडेंड में आप शेयर होल्डर को पैसा देते हैं। तो अगर आप दिखा रहे हैं कि हमें और पैसा चाहिए और आप अपने शेयर होल्डर से एडिशनल पैसा मांग रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि हम इस एडिशनल पैसे का क्या करेंगे। तो अगर आपने शेयर होल्डर्स को वो कारण ठीक से समझाया, जो कि इसके लिए एक मेमोरेंडम होता है, उसके थ्रू आप समझाते हैं, और शेयर होल्डर्स को आपका प्लान, आपका प्रोजेक्ट पसंद में आता है और साथ में इन्वेस्टमेंट में फायदा भी नजर आता है, तो फिर वो आपको पैसा देते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और आपकी कंपनी में अपना बढ़ाते हैं, हिस्सा बढ़ाते हैं। चलिए, ये तो बात हुई है यहाँ पर राइट्स इश्यू। अच्छा, राइट्स इश्यू में भी सेम कम डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट सारी का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हर कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एक डेट तो रखनी पड़ेगी, बगैर डेट तो आप कैसे करेंगे। तो सेम शेयर्स भी एक्स राइट, कम राइट ट्रेड करते हैं, फिर राइट्स इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट होती है और कंपनी कहती है इस पर्टिकुलर दिन जो लोग हमारे शेयर होल्डर होंगे, यानी कि जिनके डीमेट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर होंगे उस दिन, वो हमारे शेयर होल्डर माने जाएंगे और उनको कंपनी राइट्स इश्यू के लिए लायबल एलिजिबल मानेगी। उसके बाद होता है कि कंपनी राइट्स इश्यू के लिए आपको फॉर्म भेजती है, आपको फॉर्म फिलअप करने होते हैं, चेक देना होता है और राइट्स इश्यू के लिए आपको अप्लाई करना होता है। ये एक प्रोसेस है और उस तरह से आप शेयर ले सकते हैं। चलिए, लेकिन यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। हमारे दोनों ही जानकारों से करेंगे विस्तार से बात कंसोलिडेशन ऑफ शेयर और साथ ही शेयर स्प्लिट पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम में आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर की, जहां पर अनिल जी इसका मतलब अगर मैं समझना चाहूं तो कंपनी के अपने शेयर की फेस वैल्यू को इससे बढ़ाने की कोशिश करती है। जी हाँ, एग्जैक्टली वही मतलब है। हर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू अलग होती है। राइट। कोई 1000 रुपए रखता है, कोई 100 रुपए रखता है, कोई 10 रखता है, कोई 5, कोई 1, कोई 20। आमतौर पर शेयर की फेस वैल्यू रखी जाती है 10 रुपए। अब अलग अलग फेस वैल्यू क्यों होती है और क्यों इसे बदलने की जरूरत है, एग्जैक्टली हाँ, वो पहले समझना जरूरी, ताकि कंसोलिडेशन और स्टॉक स्प्लिट हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसा हम कह रहे हैं कि आमतौर पर फेस वैल्यू 10 रुपए रखी जाती है। अब किसी शेयर का दाम बहुत बढ़ गया तो उसे कम करने का क्या तरीका है? कोई भी कंपनी ये तो नहीं चाहेगी मेरा शेयर गिर जाए, राइट। आप उसकी फेस वैल्यू कम कर दीजिए, तुरंत दाम कम हो जाएगा। किसी कंपनी के शेयर का दाम बहुत गिर गया, समझिए किसी ने कंपनी ने शेयर इश्यू किया था 50 रुपए में, 10 रुपए की फेस वैल्यू का, गिरकर आ गया वो 2 रुपए। अब 2 रुपए वाले शेयर में आपको लगता है कि ट्रेड करना भारी काम है, कॉस्ट ट्रेड करने की बहुत ज्यादा हो जाती है, परसेंटेज टर्म में ब्रोकरेज ज्यादा लग जाती है। अगर एक एक पैसा भी आप ब्रोकरेज देंगे और उसे पेनी स्टॉक्स यानी कि अच्छी इज्जत से नहीं देखा जाता बाजार में और एक्चुअली इसलिए फिर कंपनी क्या करती है, चलो कंसोलिडेशन कर दिया जाए, तो हमारी 10 रुपए की फेस वैल्यू इसकी 100 रुपए की फेस वैल्यू कर देते हैं, तो शेयर का दाम 10 गुना बढ़ जाएगा, 2 रुपए वाला शेयर 20 रुपए। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। और नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ शेयर उतने ही रहेंगे। तो ये कैसे तालमेल बैठता है, कैसे कैलकुलेशन होती है? समझिए आपके पास 100 शेयर है, 2 रुपए का भाव है, कंपनी कहती है हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं और इसकी फेस वैल्यू हम 10 रुपए की बजाय हम कर रहे हैं 100 रुपए। तो अब होगा क्या, आपके पास जो 100 शेयर है वो घट के रह जाएंगे 10 शेयर, राइट, और भाव हो जाएगा 20 रुपए। तो अल्टीमेटली आपके शेयर की वैल्यू वही रही। लेकिन होता क्या है कि हर वक्त आप जब ट्रेड करते हैं ना, एक आम इन्वेस्टर या ट्रेडर वो फेस वैल्यू देखता नहीं है, अंदाज से ट्रेड करता है और उसका फायदा उठाने के लिए कई कंपनियां कंसोलिडेशन करती है। जो कंपनियां शेयर का कंसोलिडेशन करती है मुझे उससे बहुत डर लगता है, रिस्की है। राइट। अगर भाई 10 रुपए की शेयर का भाव 2 रुपए चलता है तो कोई रीजन होगा ना, बिल्कुल। बाजार उसे खराब नजर से देखता है तो कोई रीजन है, क्यों आना? जी बिल्कुल सही है। अगर 2 रुपया रेट है समझ लो कंपनी ने काफी खराब किया है। 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है और वो घटकर 2 रुपया आ जाता है तो इसका मतलब है कि कंपनी में जिसने फेस वैल्यू पे भी इन्वेस्ट किया 80% उसका कैपिटल चला गया, डूब गया। अब कंपनी क्या करती है कि एक सूडो इम्प्रेशन देने के लिए, एक छलावा देने के लिए, मैं फिर इस शब्द को यूज करती हूँ, वो दिखाती है कि हमने 10 रुपए के फेस वैल्यू को बढ़ा करके 100 रुपए कर दिया, तो जो 2 रुपया जो मार्केट प्राइस था वो 2 रुपये वाला 20 रुपया हो जाता है। तो आम आदमी को लगता है कि चलो ये कंपनी तो बड़ी अच्छी हो गई, 2 रुपये वाला शेयर प्राइस वो 1 महीना पहले देखता है जो कम देखता है तो 2 रुपया रेट है, और एक्स कंसोलिडेशन देखता है तो 20 रुपए का रेट है। तो एक इंप्रेशन आता है कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ गया, लेकिन
ऐसी कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली ये सारे जो चेंजेज होते हैं ये इस तरह से होते हैं कि आपके पास जो शेयर का नंबर है उसको आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का जो रिजल्ट होगा वो बराबर ही होगा। एक्चुअल वैल्यू आपकी शेयर की नहीं बढ़ेगी, घटेगी। टोटल जैसे अगर आपने 10,000 रुपए डाले शेयर में तो एक्स कंसोलिडेशन हो और कम कंसोलिडेशन हो, एक्स स्प्लिट हो या कम स्प्लिट हो, जनरली वो उतना ही रहता है। मार्केट इनएफिशिएंसीज के चलते और थोड़ा साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर के चलते कई बार ये वैल्यू 2-4% बढ़ जाता है। तो कई शेयर होल्डर हैं जो इसका फायदा उठाने के लिए इस 2-4% का वो शेयर में काम करते हैं, लेकिन वो बड़ा ही रिस्की काम है और उसके लिए आपको रियली स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। कई बार तो उल्टा भी चला जाता है। सिंपल। और दूसरी बात ये कि कंसोलिडेशन में ज्यादा सावधान रहिए। कंपनियां करती भी कम है। आपको स्टॉक स्प्लिट ज्यादा सुनने में मिलेगा, कंसोलिडेशन सुनने में कम मिलेगा। तो कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा कंपनियां करती नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जस्टिफाई करना होता है ना, क्या पैसा कर क्यों, हाँ क्यों कर रहे हो, और लोगों को समझ में आता है। जो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं ये शब्द का इस्तेमाल, जो लोग बदमाशी करते हैं ना वो लोग कंसोलिडेशन करना चाहते हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले, अच्छा लगा ये शेयर तो 2 रुपए चला करता, 20 हो गया। अब वो ये नहीं जाके देखेंगे कि कंसोलिडेशन था तो फेस वैल्यू बढ़ गई। तो इसलिए कंसोलिडेशन वाले शेयरों में तो दिमाग लगाना ही है, छोड़ दो, भूल जाओ, अपना काम नहीं है। स्टॉक स्प्लिट वाला इंटरेस्टिंग है मामला। बिल्कुल। वो क्या मामला है? स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, फेस वैल्यू कम कर दी जाती है, ठीक कंसोलिडेशन के विपरीत। ओके। और जनरली एक बेंचमार्क ये माने कि फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, अलग अलग होती है बहुत सारे शेयर की, लेकिन ज्यादातर शेयर आप देखेंगे ना स्टॉक मार्केट में 90% शेयर ऐसे हैं जो 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले ट्रेड करते होंगे। आपको एक एग्जांपल दूं, आज भी, ये तो मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, सिप्ला किसी जमाने में 30-35 हजार रुपए का शेयर हुआ करता था। ओके। एसईसी। अच्छा, आज भी एमआरएफ का भाव क्या है? 35-30-40 हजार रुपए होता है। तो अब आपको खरीदना है तो कम से कम 40,000 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे एमआरएफ का शेयर खरीदना है। खरीदना चाहते हैं, लेकिन 40,000 आपको नहीं निवेश करना है तो 20,000 है और आप एमआरएफ खरीदना चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा खरीद लूं, आधा खरीद लूं, 0.25% कर लूं, वो तो पॉसिबल नहीं है। exactly. हाँ, तो फिर उसका तरीका ये है कि कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू घटा दे, और कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू को घटाना कहा जाता है स्टॉक स्प्लिट। अच्छा। यानी कि स्टॉक को छोटे छोटे भागों में स्प्लिट यानी बांट दिया है। शेयर तो शेयर ही है और छोटा शेयर कर दिया उसको, लेकिन वो आप तभी कर पाते हैं जब आपकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा हो। अच्छा। अगर ऑलरेडी शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए पर आ गई है बांट के, तो फिर स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो स्टॉक स्प्लिट में होगा क्या, समझिए 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है, तो कंपनी कहेगी हम इसको 5 रुपए में या 2 रुपए में या 1 रुपए में कर रहे हैं। तो जो स्टॉक स्प्लिट का रेशियो होगा, समझिए 10 से उन्होंने कहा हम 1 कर देते हैं, भाव शेयर का 40,000 है, वो घटकर आ जाएगा 4,000 रुपए। सिंपल। आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, भाव घट जाएंगे, कंप्लीट बुक एंट्री है और कुछ नहीं। ओके। सिर्फ बुक एंट्री। इसमें फायदा ये है कि छोटा इन्वेस्टर एंट्री मार सकता है स्टॉक में। जैसे कि एमआरएफ का शेयर मान लीजिए 35,000 रुपए का रेट है, आपके पास मिनिमम 1 शेयर आप खरीदोगे। अगर 35,000 से कम है, अगर आपके पास मान लीजिए 20,000 रुपए हैं, तो आप एमआरएफ का शेयर खरीद ही नहीं सकती, चाहे कंपनी आपको कितना भी पसंद हो। अगर स्प्लिट हो गया और कंपनी ने 1:1 भी स्प्लिट कर दिया, तो एमआरएफ के शेयर का प्राइस 35,000 वाला 17,500 के आसपास आ जाएगा। फिर आप आराम से एक शेयर खरीद सकते हैं। शेयर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, खरीदने बेचने की कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट में भी एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, और वो ये कि ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करती है। ओके। जिनके शेयर के दाम बढ़ गए, फंडामेंटल्स मजबूत है, बैलेंस शीट जबरदस्त है, रिजर्व्स बहुत तगड़े हैं, वो स्टॉक स्प्लिट करे, समझ में आता। कई सारे ऐसे स्टॉक होते हैं ऑपरेटर ड्रिवन जिन्हें हम बोलते हैं। अच्छा। ऑपरेटर बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। वो क्या करते हैं कि कंपनी का दाम कम करेंगे, फेस वैल्यू 200 वाला घटाकर 20। अब 200 रुपए में क्या दिक्कत है, 200 रुपए का शेयर कौन सा बहुत बड़ा इलिक्विड हो जाएगा, है ना। राइट। तो जो शेयर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, पहले तो है कि क्या वाकई में शेयर की प्राइस इतनी ज्यादा है कि उसे कम करने की जरूरत है। ओके। दूसरी, इसका जवाब हाँ है तो फिर दूसरी चीज पे जाइए, फटाक से बैलेंस शीट खोल के देख लीजिए कंपनी की, दोनों एक्सचेंज की साइड पे कहीं भी जाइए कि ठीक ठाक है ना, तभी उस शेयर में दिमाग लगाइए। अदरवाइज जहां शेयर का दाम पहले ही बहुत ज्यादा नहीं है, 200 रुपए है, 100 रुपए है, और उसमें कंपनी बोलती है कि हम तो स्प्लिट करेंगे,
इसका मतलब उनका इरादा ठीक नहीं। बिल्कुल, और ऐसे में कंफ्यूजन होता है स्टॉक स्प्लिट और बोनस में, ये क्यों है? देखिए, स्टॉक स्प्लिट और बोनस में डिफरेंस इतना ही है कि बोनस में कंपनी की इक्विटी बढ़ जाती है, स्टॉक स्प्लिट में कंपनी का जो इक्विटी का साइज है, जो आउटस्टैंडिंग इक्विटी का साइज, वो नहीं बढ़ता। डिफरेंस इतना ही है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि स्प्लिट के केस में बहुत सारी कंपनी जो है ना, वो इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए, जो अनिल जी ने बताया, बिकॉज एक आकर्षण एसोसिएटेड होता है कि स्प्लिट दे रही है तो कंपनी बड़ी अच्छी है। मतलब मोटा मोटा निष्कर्ष ये है कि कभी भी आपको इन्वेस्ट करना है तो कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का फाइनेंशियल्स, कंपनी का वैल्यूएशन देख के ही इन्वेस्ट करें। ये स्प्लिट या बोनस इसके चक्कर में इन्वेस्ट नहीं करें। राइट इशू में प्राइस जरूर देखें और उसके बाद जो इंक्रीज बढ़ा हुआ जो इक्विटी है उस पर कंपनी क्या कर पाएगा, ईपीएस उसका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये चीज देख करके तभी आप इन्वेस्ट करें। अन्यथा इन चीजों के बीच में पड़ के मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को झांसे में नहीं आना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल, और इन सब के लिए आप लगातार CNBC आवाज भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहला कदम के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, और अगले हफ्ते लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।